हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, राइट। जो उसमें होगा जीके जीएस, राइट। रीजनिंग होगा और इंटेलिजेंस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर। जो क्लर्क के लिए होगा और वो जाके आपका कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा, या फिर आपका जो है एसबीआई क्लर्क, पीओ, उससे रिलेटेड जो जीके जीएस जनरल इंटेलिजेंस से जो क्वेश्चन होता है, रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, वो सारा कुछ दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उस उसका डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो ई एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। गवर्नमेंट जॉब का जो भी नोटिफिकेशन आता है वो ई एजुकेशन पे आपको मिलता है मोस्टली। बट अभी जो है लॉकडाउन के चलते ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज के लिए, राइट। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। जैसे कि ये देखिए 2007 का क्वेश्चन पेपर है, राइट। तो इसमें जो है आपको इंग्लिश में है, बट इसको हिंदी में मैं बताऊंगा, राइट। तो ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग लिक्विड्स इज। मतलब बेस्ट जो है सुचालक जो है हीट का, इन चारों में से कौन सा है, राइट। वाटर है, मरकरी है, ईथर है, या अल्कोहल है। इन चारों में से बेस्ट सुचालक जो है कौन सा है हीट का, राइट। तो इसमें वाटर, मरकरी, ईथर, अल्कोहल, तो ये होगा इसका मरकरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेयर ऑफ एटमोसफेयर विच रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड, है ना। द लेयर ऑफ एटमोसफेयर विच रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड। जो एटमॉस्फेयर का लेयर जो है, कौन सा ऐसा जो लेयर है जो कि जो रेडियो वेव होता है ना, वो रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे आता है। जैसे कि हम कोई भी मोबाइल चलाते हैं या रेडियो सुनते हैं या टीवी सुनते हैं, तो वो कैसे आता है, कौन से एटमॉस्फेयर लेयर से वो रिफ्लेक्ट होके हमारे डिवाइस में आता है, जिसके कारण हम उसको कम्युनिकेट कर पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं, राइट। तो इसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस ट्रोपोस्पाउस, आइनोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों आइनोस्फेयर, राइट। आइनोस्फेयर से जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, उससे रिफ्लेक्ट होके जो है रेडियो वेव हमारे डिवाइस से कनेक्ट होता है, तभी हम किसी चीज़ को सुन पाते हैं, देख पाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर है, एन ऑब्जेक्ट वेट मैक्सिमम इन, है ना। एक ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का जो वेट होगा मैक्सिमम कब होगा, किस केस में होगा। हवा में, जैसे नॉर्मल जो होता है चीज़ें हवा में, या फिर वाटर के अंदर उसका वेट ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, या हाइड्रोजन के अंदर वो किसी वस्तु का वेट मैक्सिमम होगा, या वैक्यूम में। तो इसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, सपोज करो किसी चीज़ का वेट जो है, सपोज करो कि 1 kg वॉट जो है, जो यूनिट वॉट जिससे हम तौलते हैं, नापते हैं, उसका वेट अगर नॉर्मल हम कहीं देखते हैं, मतलब खुले में, तो उसका 1 kg वेट होता है, राइट। अगर उसको वैक्यूम में लेके जाएंगे तो उसका वेट चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू, राइट। तो ये कहना चाहते हैं, किसी भी वस्तु का जो है वेट मैक्सिमम किस में होता है, एयर में होता है, वाटर में होता है, हाइड्रोजन में होता है, या वैक्यूम में होता है, वैक्यूम में होता है, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द सन अट्रैक्ट द अर्थ। ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके साथ विच सन अट्रैक्ट द अर्थ, है ना। तो कौन सा ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण जो है सन जो पृथ्वी को अट्रैक्ट करता है, जो सूरज है वो पृथ्वी को अट्रैक्ट करता है, किस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो सेम है, इज द सेम एज द फोर्स विच विथ विच अर्थ अट्रैक्ट। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेम होगा जो कि जिससे कि अर्थ जो है सन को अट्रैक्ट करता है, और वही फोर्स से जो है सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है, सेम फोर्स से, राइट।
मतलब सबका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसी तरह सन का होता है, राइट। जैसे 9.8 होता है अर्थ का, और सन का भी होता होगा। तो वो जो उसका अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, सन अर्थ को और अर्थ सन को, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द वर्क डन इज होल्डिंग ए वेट ऑफ 20 The work done in holding a weight of 25 kg at height of 1 meter above the ground, मतलब 25 किलो का वेट का जो है कोई वस्तु है, उसको 1 मीटर ऊंचाई पर उसको होल्ड किया हुआ है ना। सपोज करो कोई भी 25 किलो का वेट आपने, है ना, छत से बांध के रखा हुआ है, जिसकी धरती से ऊंचाई 1 मीटर है उस वस्तु की जो होल्ड हुआ है। तो पूछ रहा है वर्क डन क्या हुआ, वो होल्ड है तो उसका वर्क डन कुछ हुआ ही नहीं, नथिंग, जीरो, बिकॉज उसमें सिर्फ हम लटका दिए, उसमें काम क्या हुआ, कुछ नहीं, समझे। इफ देयर वेयर नो एटमोसफेयर द लेंथ ऑफ डे वुड, है ना। तो अगर जो हम जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, राइट, जो हवा है हमारे चारों तरफ सराउंडेड जो है ना, अगर ये ना रहे तो जो डे है 12 आवर का, 24 आवर का जो साइकिल चलते रहता है डे का, दिन रात का, तो उसमें क्या होगा, इसमें पूछा है द लेंथ ऑफ द डे, जो डे है 12 घंटे का, या 12 घंटे से थोड़ा कम हो जाता है या ज़्यादा, जो भी है ऑल ओवर यूनिवर्स में, मतलब जो ग्रीन लाइन है उसके कारण ये थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। बट यहाँ बोल रहा है अगर एटमॉस्फेयर ही ना रहे तो फिर क्या होगा, राइट। तो डे में दोस्तों कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट, रिमेन अनअफेक्टेड, सेम रहेगा, है ना। जब कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब एटमॉस्फेयर रहेगा ही नहीं, एयर रहेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा। तो टाइमिंग जो है डे का टाइमिंग, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। और ये क्वेश्चन मोस्टली आता है कि मतलब अगर नहीं रहेगा एयर, या वो मतलब एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो क्या होगा, पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगा, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहता है तो पूरा का पूरा वो डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो लेकिन यहाँ डस्ट की बात नहीं हो रही है, बिल्डिंग की बात नहीं, कोई किसी स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, यहाँ डे की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ ये समझने की बात है ना। नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ा और डिक्रीज इंक्रीज या बी ऑलमोस्ट हाफ ऐसा कुछ। तो यहाँ डे की क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और तब आंसर करें, राइट। तो यहाँ है डे की बात, तो उसमें डे में कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट, अगर एटमॉस्फेयर चेंज होता है। चिल्ड्रेन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्री, है ना, जो यूरोपियन कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री है, हु रिसीव्ड वेरी लिटिल सनशाइन सफर्ड फ्रॉम, बचपन में ही जो है धूप नहीं मिलने के कारण उसको किस तरह की बीमारी हो जाती है, रैकेट्स की बीमारी, एक हड्डियों की बीमारी होती है ना, ये एक विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण होती है रिकेट्स, क्योंकि वहाँ सनलाइट होता ही नहीं है, यूरोप कंट्री में, ठंडे कंट्री में उधर धूप नहीं निकलता है। 12 मंथ्स जो है आपका क्या बोलता है कि वहाँ बर्फ़बारी होती रहती है या धूप नहीं निकलती है, ठंड का मौसम होता है, जिसके कारण विटामिन डी नहीं मिलता है, और वहाँ के मतलब बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है, जिसमें हड्डी कमज़ोर होना, ये सब इस तरह की होती है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सब्सटेंस दैट इज़ एडेड टू मेक नेचुरल रबर स्ट्रॉन्ग एंड मोर बॉन्सी, मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ, है ना, नेचुरल रबर जो होता है उसमें मिला दें ताकि वो रबर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए और बॉन्सी हो जाए, मतलब उसको फ्लेक्सिबल हो जाए, राइट। कौन सा पदार्थ हम नेचुरल रबर में मिलाते हैं जिसके कारण वो बॉन्सी हो जाता है या और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वो है पदार्थ सल्फर, राइट। द ह्यूमन बॉडी कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाट, मतलब हमारे मनुष्य के शरीर में मैक्सिमम क्या होता है, प्रोटीन, फैट्स, प्लाज्मा और वाटर, वाटर डेफिनेटली वाटर होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमन बॉडी के अंदर। एंडोस्कोपी एक टेक्निक, यह एक टेक्निक है, एंडोस्कोपी एक टेक्निक है यूज टू एक्सप्लोर द स्टोमक, है ना, जो पेट है उसको देखने के लिए यूज किया जाता है कि अंदर क्या है नहीं है। अदर इनर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर पार्ट के को भी ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है ये टेक्निक एंडोस्कोपी, राइट। इज़ बेस्ड ऑन द फेनोमेना, ये जो फेनोमेना ये क्या कहलाता है, ये कैसे होता है, तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
जो हम लाइट इमिट करते हैं उसमें देते हैं, तो और वो अंदर से रिफ्लेक्ट होके हमें वो दिखाई देता है कि अंदर बॉडी में या पेट में इंटरनल पार्ट में क्या है, कैसा है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रजिस्टर्स आर हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट्स सिचुएटेड इन। रजिस्टर हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट जो है कंप्यूटर में, जो हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, मेमोरी में, आईओ यूनिट में, सीपीयू में, रोम में, या ई पी रोम में। तो ये होगा सीपीयू में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स, है ना, कितने, जो एक टीनेज मतलब जब यूथ में मतलब टीनेज ओवर हो जाता है, जैसे कि 18 साल का, है ना, हो जाता है, एडल्ट में आ जाता है, काउंटिंग हो जाता है, तो उसके बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, तो 206 बोन्स होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। इन 2020, है ना, 2020, इंडिया 2020, ये है इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलीनियम हैज बीन रिटेन, है ना, ये बुक का नाम है इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलीनियम हैज बिन रिटेन बाय। बहुत मतलब प्रेस्टिजियस बुक कहा जाए इसको, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो 2015 में इनका डेथ हो गया था, तो ये उन्होंने ये लास्ट उनकी लाइफ की लास्ट ये बुक थी, और ये उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाया था और उनका डेथ हो गया था, तो लास्ट बुक उन्होंने यही लिखा था और वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इन्होंने ये बुक लिखा हुआ है इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलीनियम हैज बीन रिटेन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। द पार्टीशंस ऑफ बंगाल इन 1905, बंगाल का पार्टीशन 1905 में हुआ, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मोमेंटम नॉन एज स्वदेशी, है ना, जो पार्टीशन हुआ वेस्ट बंगाल का, राइट, वाज रिस्पॉन्सिबल, है ना, जो पार्टीशन 1905 में हुआ उस बंगाल का, वो क्यों हुआ, है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, मतलब क्यों हुआ, है ना। ग्रोथ ऑफ द मूवमेंट, जब मूवमेंट चला था स्वदेशी मूवमेंट, तो उसके कारण जो है 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्थापना ऑन द आइडियाज एंड प्रिंसिपल डिफरेंट फ्रॉम द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज मेनली द वर्क ऑफ अकबर, है ना। अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, राइट, जो अकबर का जो सुल्तान के बाद जो है दिल्ली के जो सुल्तान थे, उनका जो अकबर ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, वो टोटली जो आइडिया डिफरेंट आइडिया पे था, जो पहले मुगल शासन ने काम किया दिल्ली में राज करके, वैसा नहीं था। टोटली जो है उन किसके बेसिस पे था, जनता की भलाई के लिए सारा कुछ उन्होंने किया, राइट। तो ये अकबर का था, डिफरेंट आइडियाज़ एंड डिफरेंट प्रिंसिपल के साथ इन्होंने काम किया, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं 16। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट, है ना, ये हो गया। एंड which one of the following post is not mentioned in the constitution of India, इसमें से कौन सा पोस्ट जो है इंडियन कानून में मेंशन नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो द पोस्ट, है ना, कौन सा पद जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये मेंशन है। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी मेंशन है। डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली, ये भी मेंशन है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है ये मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये पोजीशन होना चाहिए, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। हु पेरिडाइज्ड ओवर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा को के ऊपर जो है कौन असेंबली बुला सकता है, राइट, कौन बुला सकता है। तो इसमें पहला है द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द प्रेसिडेंट, एंड डी ए सीनियर एमपी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना। लोकसभा जो है ये लोअर हाउस है और राज्यसभा जो है अपर हाउस है इंडिया में, राइट। तो ये हो गया। एंड अब देखिए
अब नेक्स्ट क्या है 17 नंबर, 17, द सेंटर ऑफ एनी एन एंटी साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, द सेंटर ऑफ एनी एंटी साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो है ना जो साइक्लोन, एंटी साइक्लोन मतलब साइक्लोन को ख़त्म करने वाला, ये करेक्टराइज्ड कैसे होता है भाई, हाई प्रेशर से। हाई प्रेशर से ये प्रेशर से ही जनरेट होता है, हीट से जनरेट होता है, राइट, एंड देन फिर जाके आपका क्या है ये साइक्लोन क्रिएट होता है और हाई प्रेशर से ही इसको ख़त्म किया जाता है, राइट। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पे साइक्लोन जो होता है, तूफान या फिर चक्रवाती जो आता है, ये कैसे आता है, ये आता है बहुत सारे रीजन है, बट मेन रीजन मैं बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जैसे कि समुद्री तट में एक पर्टिकुलर प्लेस में जो होता क्या है, टेम्परेचर हाई होता है, राइट। टेम्परेचर हाई हुआ तो सरफेस स्टेबल है ना, जो पानी का लेवल है, पानी बह रहा है लेकिन वो मतलब ज़्यादा फ्लो नहीं है, बट वो स्टेबल है। वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा हीट पड़ता है, राइट। तो हीट पड़ने से क्या होता है, हीट 46.5 या 6 डिग्री सेल्सियस से जब एवब होता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे इवेपरेट होने लगता है, राइट। इवेपरेट होने लगता है और एक पर्टिकुलर रीजन में ही, एंड देन फिर जाके वो एक चक्रवात की तरह वो जो उसका भाप निकलता है वो घूमने लगता है उसी सर्कुलर के दौरान। तो वो कंटिन्यूसली उसी जगह होते रहता है। तो जब हाई प्रेशर और हाई हीट हो जाता है वहाँ पे, काफ़ी चारों तरफ प्रेशर जनरेट होने लगता है, तो एक साइक्लोन की तरह क्रिएट हो जाता है। यही जब बल्क में होता है तो साइक्लोन क्रिएट होता है, मेन रीजन यही है। और इसका मेन है 46.6 डिग्री और 5 डिग्री सेल्सियस पे ये जनरेट होता है। बहुत कम टेम्परेचर ऐसा नॉर्मल हो जाता है आजकल, इतना तो नॉर्मल होता है, 50 तक टेम्परेचर चले जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस, बट ये 46.6 डिग्री से ही होता है। इसलिए ये हमेशा नहीं हो पाता, बिकॉज हमेशा फ्लो में रहता है। इसको जनरेट होने के लिए, साइक्लोन जनरेट होने के लिए वाटर को स्टेबल होना चाहिए और ये कंटिन्यूसली एक ही जगह पे ये हीट चाहिए, तभी ये साइक्लोन जनरेट होता है, राइट। तो अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी इज लोकेटेड एट वेयर, है ना। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो लोकेटेड है पणजी में, राइट। ये पणजी में लोकेटेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी इज लोकेटेड एट ऑल ओवर इंडिया में एक ही है इसका इंस्टीट्यूट, वो है पणजी में। द फिशिंग पोर्ट ऑफ टूटीकोरिन, है ना, टूटीकोरिन, द फिशिंग पोर्ट ऑफ टूटीकोरिन इज लोकेटेड, ये बहुत फेमस है टूटीकोरिन जो फिशिंग पोर्ट इज लोकेटेड ऑन वेयर, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, नॉर्थन सरकार्स कोस्ट एंड कोरोमेंडल कोस्ट। तो ये है कोरोमेंडल कोस्ट। ये कोरोमेंडल कोस्ट आपका जब देखोगे इंडिया का सबसे नीचे पोर्शन जो साउथ ईस्टर्न रीजन है, जिधर कि आपका ये हो गया तमिलनाडु हो गया या फिर आपका श्री हरिकोटा हो गया, ये जो है नीचे जो श्रीलंका से ईस्ट साइड है ना, साउथ ईस्ट रीजन, जब आप नक्शा देखोगे तो वो पूरा कोट ही कोरोमेंडल कोस्ट आता है, राइट, कोस्ट आता है, ठीक है। तमिलनाडु उधर हो गया आपका, है ना, आंध्र प्रदेश, उस सब के रीजन में पड़ता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ द हाईएस्ट कोकोनट प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड, कौन सा ऐसा कंट्री है दुनिया का जो कि सबसे ज़्यादा कोकोनट प्रोडक्शन करता है, वो है इंडोनेशिया, राइट। अब देखिए द 14,570 टन एयरक्राफ्ट कैरियर, 44,570 टन जो है एयरक्राफ्ट कैरियर, Admiral Kurskov being retrofitted several Chinook for India under the कितना अमाउंट है 6900 करोड़ पैकेज डील साइंड बिटवीन इंडिया एंड रसिया, स्टैंड स्टैंड एज, मतलब इतना जो है 44,570 टन एयरक्राफ्ट कैरियर वाला जो है आपका शिप जो है ना, वो डील फाइनल हुआ इंडिया एंड रसिया के बीच, कितने प्राइस में,
900 करोड़ में। तो वो कौन सा था भाई शिप? वो था आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रमादित्य है ना, ये 2000 कब का, 2007 का ही है। तो आईएनएस विक्रमादित्य तो अभी काफ़ी एक्टिव हो गया, काफ़ी पुराना भी हो गया है, राइट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए व्हाट इज़ द जीडीपी ग्रोथ इज एम्ड एट इन द 10th 5 ईयर प्लान, है ना। 10th 5 ईयर प्लान में जो है अगले 5 साल का जो प्लान है जीडीपी ग्रोथ का वो 8% है। बट दोस्तों अभी जो है कोरोना वायरस को लेके बहुत सारी जो फाइनेंशियल जीडीपी डिसाइड करता है, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना, तो इस सब ने रेटिंग काफ़ी गिरा दी है। जो अपना है आरबीआई, उन्होंने 3 पॉइंट समथिंग रखा है इंडिया का जीडीपी 2020-2021 जो फाइनेंशियल ईयर में। बट अभी जो फिच का जो रेटिंग आया इंडिया पे वो है अराउंड 0.8 है, मतलब एक जीडीपी भी नहीं होगा बट 0.1 है। और एक और है फॉरेन की कंपनी, उन्होंने बताया है कि इंडिया का जीडीपी 1.92 रहेगा और 92 रहेगा, जबकि चाइना का 1.82 रहेगा 2020 एंड 2021 फाइनेंशियल ईयर में, राइट। बिकॉज ऑफ ये कोरोना का डिजास्टर को लेकर, राइट। विच प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय यूएस टू कंटेन द टेररिज्म? विच प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय यूएस टू कंटेन द टेररिज्म आफ्टर अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो 2009 में आया था, ठीक है। तो इसका ये कौन सा है जो कि बहुत लोग मारे गए थे ना, 26/9 वाला जो केस था, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ये ऑपरेशन लाया गया कि ऐसा अटैक कभी ना हो, और इसको कम बैक करने के लिए ये ऑपरेशन उस टाइम चलाया गया था, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन द फाइनल 2006 फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल? फीफा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फेडरेशन, एफ फॉर फेडरेशन, आई फॉर इंटरनेशनल, दे फुटबॉल एसोसिएशन। एफ लाइक फेडरेशन, आई इंटरनेशनल, दे फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा 2016 वर्ल्ड कप हेल्ड इन बर्लिन जुलाई 2006, है ना। किसने जीता ये? तो ये इटली ने जीता था। बट लास्ट जो हुआ था, ये तो पुराना है, लास्ट जो हुआ था 2018 में, है ना, जो फीफा वर्ल्ड कप था वो फ्रांस ने जीता क्रोएशिया को हरा के, राइट। और अभी जो 2020 में होने वाला है वो कतर में होने वाला है, राइट दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट एंड देखते हैं अब 2011 का है जो ये क्वेश्चन पेपर, इसे देखते हैं। वर्ल्ड मिलिट्री, है ना, 4th मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स वेयर हेल्ड इन द अक्टूबर 2007 इन इंडिया एट वेयर? तो कहाँ पे ये हेल्ड किया गया मिलिट्री वर्ल्ड गेम, है ना, 2007 अक्टूबर में 2007 में मिलिट्री वर्ल्ड गेम ऑर्गेनाइज किया गया, चौथा मिलिट्री वर्ल्ड गेम ऑर्गेनाइज किया, वेयर इट इज? ये हैदराबाद में, राइट। हु ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द संस्कृति अवार्ड for 2007 in the field of literature? संस्कृति अवार्ड 2007 में किसको मिला, राइट, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? ये है ज्योत्सना कलितका। ज्योत्सना कलितका को लिटरेचर में 2007 में अवार्ड दिया गया, संस्कृति अवार्ड, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट बी एबोलिस्ड by the parliament or the recommendations of which, है ना। तो ये होगा आपका द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो एमएलए है, राइट, कैन बी एबोलिस्ड, ना, उसको रद्द किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे ये हो सकता है? ये हो सकता है द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ये जो है ये कैंसिल, एबोलिस्ट हो सकता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर लाइज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, है ना, अर्थ के सबसे पास वाला जो लेयर है, एटमॉस्फेयर का लेयर, वो कौन सा है? वो है ट्रोपोस्फेयर। कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप
the final round for which was held in Mexico City on September 29, 2007। 2007 में किसने जीता? ये तो पुराना हो गया है, बट ये जीता था आपका विश्वनाथन आनंद ने 2017 में, जो मैक्सिको सिटी में हुआ था। मैक्सिको सिटी द स्टेट ऑफ यूएसए, वहाँ पे हुआ था। तो ये विश्वनाथन आनंद ने 2017 में चेस चैम्पियनशिप जीता था, वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप, तभी से ये फेमस हुए थे विश्वनाथन आनंद, राइट। तो दोस्तों आज का ये इतना ही करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आपको ये अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले और वो भी देख पाएँ। और आप कमेंट कीजिए, हम क्वेश्चन पेपर और भी डालेंगे, किसी तरह का होगा, अवेलेबिलिटी जैसी होगी उसके हिसाब से हम डाल देंगे, राइट। तो ऑल द बेस्ट। अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप बैठे हुए हो, घर पे हो, और खाना खाओ और पढ़ाई करो अच्छे से। बहुत टाइम है आपके पास। कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, मैं हर संभव आपका हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और वीडियो ईच एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।